नहीं होगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 5 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी का व्यंजक एक्सियल पोजीशन में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी डायपोल के कारण इंटेंसिटी का व्यंजक। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन स्टूडेंट्स पहले आपको यह समझना होगा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में जो हम लोग इंटेंसिटी का व्यंजक निकाल रहे हैं वो होता क्या है, एक्सियल होता क्या है और इक्वेटोरियल क्या होता है। सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी डायपोल के कारण इंटेंसिटी का व्यंजक। लेकिन निकालना है आपको एक्सियल पोजिशन में और इक्वेटोरियल पोजिशन में। तो आइए पहले हम लोग डायपोल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन क्या है और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है। तो ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए पर -q चार्ज और बी पर +q चार्ज है और ये उसका मिडिल पॉइंट है और डायपोल की लंबाई 2l होता है, जिसे हम लोग l + l 2l लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल और -q और +q दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और दोनों की लंबाई, दोनों चार्ज के बीच की जो लंबाई है वो 2l है। अब है कि ये जो डायग्राम है ए बी, ये आपका एक्सियल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन। आप इस बिंदु को ले लीजिए, इस बिंदु को ले लीजिए या आगे ले लीजिए या फिर आप लेफ्ट ले लीजिए, किसी बिंदु को ले लीजिए, वो एक्सियल पोजीशन में है। यानी डायपोल जो आपका वो एक्सियल पोजीशन में इस तरह से रखा हुआ है। अब है इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल को हिंदी में निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरक्षीय स्थिति। तो डायपोल के मिडिल पॉइंट O से इक्वेटोरियल पोजीशन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आइए एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो पॉइंट इसको हम लोग P मान लेते हैं और पॉइंट O से P का जो डिस्टेंस है वो R है और यहां पर हम लोग का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी हो है उसे हम लोग E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? E1। और -q चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगा वो हमारा हो जाएगा E2 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज को धकेलता है, इसीलिए +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो B से P की ओर हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। इसीलिए -q चार्ज के कारण पॉइंट P का जो डायरेक्शन है वो P से किधर की ओर हो जाएगा? A की ओर हो जाएगा। और पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हम लोग को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। हर बार इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड स्टेट जो बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है वहां से एक क्वेश्चन रहता है, चाहे वो लॉन्ग 5 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या फिर नंबरिकल्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप देखें। अब है कि ये कोण थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यहां पर एक आधार डाल दिए, तो ये जो आधार है हम लोग का और यहां पर एक लंब डाल दिए। तो E1 जो है इसके साथ थीटा कोण बनाता है क्योंकि एकांतर कोण है और ये भी क्या है? थीटा है। तो E1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा E1 cos थीटा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो जाएगा E1 sin थीटा। जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा और जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो E1 cos थीटा। इसी प्रकार E2 का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा E2 sin थीटा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पॉइंट P पर जो है E1 और E2 जो है दो डायरेक्शन में बढ़ गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो आपको भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं जाना है, आपको पहले +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी
और माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालना है। दोनों इंटेंसिटी को हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे वो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा और उसी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। तो डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ओ ए जो जिसकी लंबाई L है और ओ बी दोनों ए भी L है, तो दोनों का आधार इक्वल है दोनों त्रिभुज का, और दोनों का जो है परपेंडिकुलर आर इक्वल है। इसका मतलब है कर्ण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि AP बराबर BP, तो हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो पॉइंट P पर हम लोग पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पॉइंट P पर इंटेंसिटी माने हैं उसे क्या माने हैं, E1। तो E1 बराबर हम लोग जानते हैं कि मोनो चार्ज के कारण यानी सिंगल चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस Q, तो Q बटे R स्क्वायर। तो B से लेकर P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q बटे R स्क्वायर होता है, तो R की जगह क्या है, BP। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। संज्ञा से क्या मान लिया हम लोग, 1 मान लिए। इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है जो प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी है वही आपका किस चार्ज के कारण होगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है उसे हम लोग क्या माने हैं, E2 माने हैं। यहाँ पर हो जाएगा E2 बराबर, और स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो BP है वही हमारा क्या है, AP है, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। बस नेचर ऑपोजिट है, तो नेचर से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि नेचर वो आपका डायरेक्शन डिफाइन करता है और हम अभी डायरेक्शन पर बात नहीं कर रहे हैं। तो E2 बराबर जो मान E1 का वही मान E2 का हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इसे समीकरण हम लोग क्या मान लिए, 2 मान लिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 यानी E1 का मान और समीकरण 2 E2 का मान, दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का वैल्यू पॉइंट P पर इक्वल है, अब यहां पर हम लोग E1 को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसी प्रकार E2 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि E1 और E2 का मान यानी यहां पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हम लोग पाते हैं। तो देखिए क्या पाते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को ऑब्जर्वेशन करने पर पाते हैं कि E1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो यहां पर निष्कर्ष आ रहा है, निष्कर्ष ये आ रहा है कि E1 और E2 का मान बराबर है, थीटा भी आपस में क्या है, बराबर है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इसका डायरेक्शन E1 साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और E2 साइन थीटा का डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो दोनों का जब वैल्यू है बराबर है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसके कारण यानी वर्टिकल कंपोनेंट के कारण पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलिए क्यों, मान लीजिए ये मार्कर है, अगर एक स्टूडेंट इस डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है और एक स्टूडेंट इस डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन फोर्स से अगर खींच रहा है इस मार्कर को, तो ये किधर जाएगा, तो आप बोलिए सर ये किधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा,
क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है, जिसके कारण इस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। उसी प्रकार यहाँ जो है वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट है, जिसके कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि डायपोल के कारण पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, तो E बराबर, तो हम लोग देख रहे हैं कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि E1 का वैल्यू जो है वो E2 के क्या है, बराबर है। तो E2 की जगह E1 का प्रयोग कर सकते हैं या फिर E1 की जगह E2 का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर हम लोग कहेंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस, और E2 के जगह जो है हम लोग E1 ले लेंगे, तो यहां पर भी क्या कहेंगे, E1 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो E बराबर E1, तो समीकरण 1 से उठाइए E1 का मान क्या है, वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और तो 2 यहां पर है, E1 का वैल्यू समीकरण 1 से रख दिए cos थीटा, तो कहीं भी ले लीजिए कोई भी थीटा। तो चलिए, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये थीटा है, cos थीटा का वैल्यू, तो B बटे क्या हो जाएगा, B बटे हमारा हो जाएगा H हो जाएगा। तो B का जो वैल्यू है यानी बेस का वो क्या है, L है, और बटे जो H का वैल्यू है यानी AP, और AP का जो वैल्यू है वो है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां पर हम लोग कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है उसे आगे कर लिए, उसके बाद Q बटे और इनटू 2 को L से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2L हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसको रूट जैसे तोड़ेंगे तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 1/2, इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो दोनों का जब बेस इक्वल हो, जब आधार एक समान हो, तो उसका पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है, 1/2 है। यानी डेट मीन्स हम लोग यहाँ पर कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L, यानी डायपोल के किसी एक चार्ज और डायपोल लेंथ के गुणनफल को डायपोल मोमेंट कहा जाता है, और इसे P द्वारा डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 1 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस तरह से E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2। लेकिन R के रिस्पेक्ट में जो L का वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहां पर हम लोग फाइनली कहेंगे इफ कि R स्क्वायर ग्रेटर L स्क्वायर देन, यानी R स्क्वायर का जो वैल्यू है वो L स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटे L स्क्वायर, तो L स्क्वायर बहुत ही छोटा यानी नगण्य होने के कारण उसका जो वैल्यू है लगभग क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो L स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2, ये 2 और 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पर जैसे वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इंटेंसिटी E पर तीर का निशान चढ़ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर P पर तीर का निशान चढ़ जाएगा बटे RQ। इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी का जब व्यंजक प्रूव हुआ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटे RQ।
अगर आप एक्सियल पोजीशन पर बात करें तो ज्यादा जो डिफरेंस नहीं था, बस इतना सा डिफरेंस था कि T के जगह वहां पर क्या था, 2P था। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इसके बाद हम लोग जो तीसरा नंबर थ्योरी है इसी से रिलेटेड, वो एनी पॉइंट है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।